नमस्कार प्यारे भाइयों, निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में चैप्टर चल रहा है हमारा स्थिर वैद्युतिक और चार्ज। ये जो स्थिर वैद्युतिक एवं चार्ज की क्लास लग रही है ये सेकेंड नंबर की क्लास है। फर्स्ट क्लास को हमने पहले ही कवर कर चुका है। जो भी विद्यार्थी वो पहले वाले क्लास को नहीं देखे होंगे वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे वीडियो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके उसको देख लें। और ये जो हम 50+ प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं ख़ास तौर पर आपके लिए, ये प्रश्न एनसीएल, इसरो, यूपीपीसीएल, टीजी2, डीएमआरसी, मध्य प्रदेश लाइनमैन और आपका हरियाणा लाइनमैन, इन सभी पेपरों से आया हुआ क्वेश्चन है। ये खुद के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। भाइयों, आजकल कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो गया है ना कि हम बुक से यदि किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें तो लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बट वास्तविकता तो यह है कि हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चनों का लेवल समझ में आएगा, निम्न पैटर्न वाले क्वेश्चनों को हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो स्टूडेंट आईटीआई कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए तो 80% ये क्वेश्चन है, और जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 100% अच्छा रहने वाला है। 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थी कनेक्ट हो जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग पहले, इसके बाद हम अपने इस सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, इसरो, डीएमआरसी, एनएमआरसी, यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपी आर्विनल, मध्य प्रदेश लाइनमैन, तो ये सभी 50+ पेपरों से आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो हमने पहले वीडियो में टोटल 10th क्वेश्चन को कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग 11th क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि हमने टोटल 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम इस सेशन के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक और बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि वैद्युतिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति किस दिशा में होती है, नीचे विभव की दिशा में, ऊपर विभव की दिशा में, दोनों दिशा में, या फिर किस दिशा में होती है, आपको ये चीज़ बताना है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये हमेशा हायर टू लोअर चलता है। कैसे चलता है? ये हायर टू लोअर चलता है। हायर टू लोअर का मतलब क्या हुआ? ये हमेशा कम से ज़्यादा की ओर चलता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये हमारा हायर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और ये हमारा लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो आवेश होती है, विद्युत धारा, ये हमेशा किधर चलता है? ये हमेशा हायर टू लोअर चलता है। ये हमारा हो गया आवेश। आवेश को ही हम धारा बोलते हैं। ओके, ये हमेशा अधिक से कम की तरफ जाती है। अब देखिए, जिस स्थान पे चार्ज अधिक होती है, मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज अधिक है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा, और जहाँ पे चार्ज कम होता है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो विद्युत आवेश है Q, ये किसके समानुपाती है? फ्लक्स के, विद्युत क्षेत्र के। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हम होता है हमारा आवेश। ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जहाँ आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो आवेश है, दो पॉजिटिव आवेश है। मान लीजिए कि यहाँ पे +20 वोल्ट है और यहाँ पे +10 वोल्ट। अब आप बताइए इसमें से हमारा आवेश किधर से किधर जाएगा? तो आप सब कहोगे कि 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ हमारा आवेश जाएगा। ठीक है, तो इसमें से विद्युत धारा किधर होगी? विद्युत धारा होगी हमारी
इलेक्ट्रॉन की जिस साइड गति होती है, जिस तरफ ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जस्ट उसका उल्टा विद्युत धारा होता है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमारे 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ गति कर रहे हैं, तो विद्युत धारा हमारा 10 वोल्ट से 20 वोल्ट की तरफ गति करेगा, राइट। तो ये हो गया, आप यहाँ से समझ जाइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गति किधर से किधर जाएगी, यही आपको बताना है। ये हमेशा नीचे से ऊपर की दिशा में जाएगी या ऊपर से नीचे की दिशा में जाएगी। अब आप बताइए, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो ठीक है, चलिए ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे विभव की दिशा में जाएगी, ना कि ये ऊपर विभव की दिशा में जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए भाइयों, यदि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यदि आप टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टेक्निकल हेल्पर में टोटल 250 क्वेश्चन आता है। इस 250 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन यानी कि 80% हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से होता है। यदि आप यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं, इस यूपीपीसीएल TG2 में टोटल आते हैं क्वेश्चन 200। इस 200 में से 150 क्वेश्चन होते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, यानी कि ये 75% केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से क्वेश्चन आता है। तो आपको हर एक प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना होगा, तब आके इसका वेटेज देखिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि 75% इसका वेटेज है। और टेक्निकल हेल्पर में देखा जाए तो 80% वेटेज है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा, 100% से थोड़ा बहुत कम, नहीं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आप जब तक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप इसको देखिए और इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यही आपको बताना है। सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे और इसका जवाब आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या जवाब हो गया, क्या राइट आंसर हो गया। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यही चीज़ आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी यानी इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋण आवेश अधिक होगा। क्या होगा? ऋण आवेश अधिक, ऋण आवेश अधिक होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऋण आवेश कम हो जाएंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने अंदर एक माइनस चार्ज रखते हैं, एक माइनस आवेश से ये चार्ज रहते हैं। तो यदि इसका चार्ज अधिक है तो ऋण आवेश होगा और इसका चार्ज कम है तो ये ऋण आवेश कम होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बातों को? तो ये किस में ज़्यादा होंगे, किस में इसकी अधिकता होगी, तत्व में या परमाणु में? तो तत्व और परमाणु, इसको तो आप बिल्कुल कट कर दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। और धनात्मक भी नहीं हो सकता। यदि बात हमारी यहाँ कही होगी थी प्रोटॉन के बारे में तो हम एक बार सोचते भी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है तो इसके लिए केवल और केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही माना जाएगा। ऋणात्मक आवेश की बॉडी में ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ना कि धनात्मक आवेश की बॉडी में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्य में पैदा होने वाला स्थिर आवेश रहता है। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया है। इसका जवाब दीजिए आप। द्रव के घनत्व के केंद्र में, या द्रव के आयतन के केंद्र में, या द्रव के ऊपरी सतह पर, या फिर द्रव के सतह पर। तो देखिए सभी, आप देखिए ध्यान से, आवेश, ये जो आवेश होता है ये आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्थैतिकी आवेश, स्थैतिक आवेश, और हमारा दूसरा होता है गतिकी आवेश, गतिकी आवेश। ये जो स्थैतिकी आवेश है मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है? पानी। इस पानी में हमारा उपस्थित है अभी कोई आवेश,
ये हो गया हमारा आवेश उपस्थित है। तो यही पूछ रहा है कि द्रव्य में पैदा होने वाला स्थिर आवेश, ये क्या है, स्थैतिक आवेश है। तो ये आवेश द्रव्य में मिला हुआ होगा, ये पूछ रहा है ना, कि द्रव्य के घनत्व के केंद्र में होगा, या फिर द्रव्य के आयतन के केंद्र में होगा, या फिर द्रव्य के ऊपरी सतह पे, यहाँ पे ना होके यहाँ पे होगा ऊपरी सतह पे, या फिर द्रव्य के सतह पे होगा नीचे यहाँ पे। अब आपको यही चीज़ बताना है कहाँ होगा। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा कि ये जो स्थैतिक आवेश होता है ये ना तो नीचे होता है ना ही द्रव्य में मिला होता है, ये हमेशा द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ सतह पर होता है, ठीक है, ऊपरी सतह पर होता है, ना कि द्रव्य के साथ मिला होता है और ना ही द्रव्य के निचले वाले सतह पे होता है। यदि हम बात करें गतिकी आवेश की, तो गतिकी आवेश भी मान लीजिए कि ये हमारा एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो गतिकी आवेश ये मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, तो ये इस तरह से गति करते रहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, कि द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ पर आवेश स्थिर आवेश रहते हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक से देखिए, फिर उसका जवाब दीजिए, और हर एक विद्यार्थी जवाब देगा। आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका जवाब दीजिए आप। निम्न दूरी पर रखे दो एक समान और असमान विद्युत आवेश क्या बनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको बहुत ही अच्छे तरह से मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास क्या है, ये बोल रहा है कि निम्न दूरी पर रखे दो एक समान आवेश, आवेश है हमारा एक Q1, दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच की जो दूरी है ये बहुत ही कम है। दूरी को हम यहाँ R से डिनोट करते हैं, दूरी क्या है, कम है। आप लोगों को पता होगा कि दूरी कम होने से बल अधिक लगता है। आप लोगों को पता होगा कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम क्या कहता है, Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। ये R स्क्वायर क्या है, दूरी। यदि दूरी हमारी कम होती है ना तो बल हमारा बढ़ जाता है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यह दो अलग अलग पोल का निर्माण करते हैं। जब बहुत कम दूरी पे दो आवेश रखे हुए होते हैं तो ये दो अलग अलग पोल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार का ध्रुव बन जाता है। अब हमें तो यहाँ से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होने वाला है, बाईपोलर चार्ज, यानी कि द्विध्रुवी आवेश। अब हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक लाइन लिखा रहा हूँ, आप इसे नोट करके लिख लेना, बड़ा ही काम आएगा। ये हो गया मेरा चार्ज Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है ये बहुत ही कम है, ठीक है। यदि इनके बीच की दूरी 10 गुणे 10 की घाते -15 मीटर से यदि कम हो गया तो यहाँ पे कूलाम का नियम नहीं लगता, ठीक है। यदि दो आवेश के बीच की दूरी 10 गुणे 10 की घाते -15 मीटर से कम हो गया तो यहाँ पे कूलाम का नियम लागू नहीं होता। फिर कूलाम का नियम क्यों नहीं लागू होता है? देखिए, ये है हमारा पहला आवेश। पहला आवेश कहाँ तक स्थान घेरेगा, यहाँ तक, और इसी दूरी के रेंज में, इसी रेंज में दूसरा आवेश भी है तो ये भी यहाँ तक का स्थान घेरेगा। यानी कि पहला आवेश और दूसरा आवेश दोनों आपस में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कार्य करेगा, यहाँ पे फिर ये नाभिक काम करने लगते हैं, केवल और केवल नाभिक कार्य करने लग जाता है, इसलिए यहाँ पे कूलाम का नियम नहीं लगता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि इससे कम दूरी नहीं होना चाहिए, दूरी अधिक हो जाए चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाइयों, हर एक प्रश्न को बगुले की नज़र से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है, हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमें समझाना क्या चाह रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हो और आप बड़े चंचल आदमी हो, बड़े चंचल मन के हो, ठीक है। तो हम हर क्वेश्चन को देखेंगे, हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट जो हमारे सामने है ना उस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखिए, उसका जवाब दीजिए। करेक्ट। चलिए, निम्न में से ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है।
अलग अलग धात्विक पट्टियों को रगड़ने से, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा, दो अलग अलग धातुओं के जंक्शन को गर्म करके। अब देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, अब हम जैसे हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कि कौन सा सही जवाब होगा, तो हमें एक आइडिया लगाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है कि रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया कहाँ काम करता है? सेल में, ठीक है, सेल प्लस बैटरी में। ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया कि ये अब नहीं होगा। और सी नंबर देखता हूँ मैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तो हमारा लागू होता है मोटर में और जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में। तो ये भी नहीं, ये भी कंफर्म हो गया कि ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा, ये दोनों सही जवाब नहीं होगा। दो अलग अलग धातुओं के जंक्शन को गर्म करके, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसको बोलते हैं सीबैक प्रभाव, सीबैक प्रभाव। तो ये जो सीबैक प्रभाव होता है, ये थर्मोकपल इफेक्ट पर आधारित होता है, करेक्ट। इसमें होता क्या है, एक जंक्शन होता है, वहाँ पे दो अलग अलग धातु होती है, एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। इसका मामला बहुत बड़ा है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा और यही हमारा सही आंसर होगा। यानी कि कभी कभी दो धात्विक पट्टी को रगड़ने से ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, ओके। चलिए, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां। आप 20 सेकेंड के लिए वीडियो को रोककर इसे लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। बस आप इतना छोटा सा काम कर दीजिए। देखिए भाइयों, इतने ठंडियों में भी हम आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, इतना सा फर्ज तो आपका भी बनता है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल सके कि जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत हमारा ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। तो चलिए, ये एक प्यारा सा काम कर दीजिए आप। इसके बाद फिर क्वेश्चनों का सिलसिला चालू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। बस एकदम आप ध्यान से देखिए, मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊं, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती, ना ना, ये कभी नहीं होता, ये तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ये भी हो गया गलत। अब देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, राइट। तो ये तो देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन को उलट पलट कर दिया गया है। डीएमआरसी मेंटेनर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ए और बी, ये दोनों सही है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे पता है परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे। कुल मिला के हो जाता है हमारे पास क्या, जीरो। यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तो कुल मिला के जीरो हो गया। हम यहाँ यह कह सकते हैं कि परमाणु जो होता है ये वैद्युतिक रूप से उदासीन होता है, ठीक है। और यही उदासीन के बारे में हमसे पूछा गया है कि विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है,
जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये उदासीन हो जाती है परमाणु हमारा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहा जाता है? टेक्निकल हेल्पर 2018 शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। धनात्मक विद्युत से आवेशित यानी कि हमारे पास विद्युत है, एक धनात्मक है, एक है ऋणात्मक। अब बताइए आप कि किसी भी चीज़ को धनात्मक चार्ज दे के चार्ज करेंगे तो उसके अंदर कौन सा चार्ज जाएगा? उसके अंदर धनात्मक चार्ज ही जाएगा। और ऋणात्मक चार्ज देंगे तो ऋणात्मक चार्ज जाएगा उसके अंदर। हमसे यही पूछा है तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये सब हो जाएंगे गलत। धनात्मक से चार्ज करेंगे तो धनात्मक, ऋणात्मक से चार्ज करेंगे तो ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 18, स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होने का कारण। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बड़े रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। देखिए भाइयों, मैं रोज़ सुबह 7 बजे आकर आपको पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि कब 7 बजे और मैं आपको वीडियो सेंड करूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कोई सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग का वॉलपेपर भेजता है और कोई हाय हेलो बोलता है, कोई स्नैक वीडियो भेजता है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ भेजता हूँ जिससे आपका भविष्य बनेगी, जिससे आपका कैरियर बनेगा। तो आप इस वीडियो को देखा करिए और सीखिए, और सीखने के बाद आगे बढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए, मम्मी पापा के सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होने का कारण। देखिए, मुझे पता है वैद्युत के बारे में। ये जो वैद्युत है ना, ये बड़ा कमाल की चीज़ है। वैद्युत देखिए हमारे पास होता है 3 प्रकार का। अब आप कहेंगे कि कौन कौन सा प्रकार का? तो पहला हमारा होता है वैद्युत स्थैतिक, स्थैतिक वैद्युत, और दूसरा होता है गतिकी, तीसरा होता है विद्युत चुंबक। ये जो स्थैतिक विद्युत होता है इसका श्रेय जाता है थेल्स को, यानी कि थेल्स नामक के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले विद्युत का निर्माण किया था, यानी कि विद्युत का खोज किया था। ये कौन सा विद्युत को खोज किए थे? स्थैतिक प्रकार के विद्युत की खोज किए थे। और ये जो गतिकी विद्युत है इसका श्रेय जाता है वोल्टा को। वोल्टा नामक का एक वैज्ञानिक था, सबसे पहले उन्होंने ही आविष्कार किया था इस गतिकी के बारे में। और ये जो विद्युत चुंबकीय है ये है फैराडे भाई साहब के द्वारा दिया हुआ वरदान। ठीक है, तो ये जो विद्युत चुंबकीय है ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला विद्युत चुंबकीय ही है हमारा। इसके बाद है गतिकी, इसके बाद स्थैतिक विद्युत। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब स्थैतिक विद्युत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्थैतिक विद्युत के उदाहरण मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि रात के समय में 2 पत्थरों को आप लोग आपस में रगड़ोगे या फिर उस 2 पत्थरों को टकराओगे तो क्या एक चिंगारी निकलता है, एक चिंगारी उत्पन्न होता है। वो एक आवेश है। कैसा आवेश? स्थैतिक आवेश है वो। करेक्ट। और देखिए दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि मैं आपको कहता हूँ कि आप चेयर में बैठो थोड़े, ठीक है, थोड़े समय के लिए आप चेयर में बैठो और अपने पैर थोड़ा सा ऊपर उठा लो। मैं पीछे से आपको तौलिए से मारूंगा, दूसरा कोई व्यक्ति आके आपके हाथ को यदि टच करेगा ना तो उसको एक झटके का महसूस होगा। ये किसका उदाहरण है? ये स्थैतिक विद्युत का उदाहरण है। ठीक है। और सर्दियों के मौसम में रात के समय आप कंबल को जब झाड़ते हो तो वहाँ से एक चिंगारी निकलती है, वहाँ भी एक आवेश उत्पन्न होता है। वो चिंगारी क्या दर्शाती है? वो स्थैतिक विद्युत को दर्शाती है। वो गति नहीं करती, बिल्कुल स्थिर है, इसलिए हमें झटका नहीं लगता। यदि हम गतिकी विद्युत के पास यदि संपर्क में जाएंगे तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। लेकिन हम किसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? स्थैतिक विद्युत के बारे में। ठीक है, तो घर्षण का नाम आया। देखिए घर्षण के कारण चिंगारी उत्पन्न होता है। ध्वनि का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पे। आप कहोगे प्रकाश कोई विद्युत उत्पन्न नहीं करता है, प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए विद्युत की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये हो गया गलत। उष्मा यानी कि हीटर उष्मा उत्पन्न करता है, हीटर को ऑन करने के लिए विद्युत चाहिए।
ठीक है, हीटर कभी विद्युत उत्पन्न नहीं करेगा। हमारे पास ऑप्शन केवल एक ही बचा, घर्षण, और यही हमारा सही जवाब होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत प्रवाह होने के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाह करती है। विद्युत प्रवाह होने के, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। हिंट क्या, मैं एक लाइन लिखाता हूँ आपको। धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, आप इस चीज़ को नोट करना। धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये जो धारा और इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस दिशा में कभी भी धारा नहीं जा सकता, धारा जस्ट उसके अपोजिट जाएगा। तो यहाँ से धारा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाता है। यही हमसे पूछा गया है कि विद्युत प्रवाह, विद्युत के बारे में पूछा है यानी कि धारा के बारे में, तो धन आयन से ऋण आयन की ओर जाएगा। यदि हमसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा होता तो हम ए, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्लस 2 कूलम आवेश और माइनस 2 कूलम आवेश चार्ज वाले दो आवेशित किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल आवेश का मान कितना होगा। देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज और हिंदी में कहते हैं योगात्मक। योगात्मक, देखिए अब हमारा पहला आवेश Q1 कितना है, प्लस का 2 कूलम, और Q2 आवेश है हमारा माइनस का 5 कूलम। यानी कि ये एक योगात्मक आवेश है, Q1 प्लस Q2। Q1 है हमारे पास प्लस का 2 कूलम और Q2 है हमारे पास माइनस का 2 कूलम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 2 कूलम। ठीक है, ये तो हमारा सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये आवेश का एक क्वांटम प्रक्रिया भी होता है। हमें पता होता है कि Q बराबर IT भी होता है और Q बराबर NE भी होता है। ठीक है, ये तो जो हमने सॉल्व किया ये एक योगात्मक था, एक ये क्या था, एडिशन सिस्टम था ये। लेकिन इसी आवेश का एक क्वांटम सिस्टम भी होता है, इसमें संख्याओं को गिना जा सकता है कि कितने आवेश हैं हमारे पास। ठीक है, संख्याओं को नहीं, आवेश को गिना जा सकता है, आवेश की मात्राओं को गिना जा सकता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और भाइयों आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का ये आपका हक भी बनता है। ठीक है, आपका फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी विद्यार्थी इसे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, जिसे इस वीडियो की ज़रूरत होगी उसके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। हाथ में हाथ क्या है, हाथ से हाथ में प्रवाह होने वाला धारा कहलाता है। वाह, क्या मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिए आप कि हाथ से हाथ में प्रवाह होने वाले धारा। मैंने तो आज तक सुना था कि किसी वायर में धारा प्रवाह होता है, वायर से वायर में, यहाँ से तो हाथ से ही हाथ में टेक्निकल हेल्पर वाले धारा को प्रवाह करा रहे हैं। क्या करेंगे ये समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लीकेज विभव कहते हैं या स्पर्श विभव, चरण विभव, एम्पियर। बिल्कुल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्पर्श विभव, हाथ से हाथ में धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी कि मनुष्य के शरीर, मनुष्य का जो शरीर की एक हाथ क्या है, शरीर का एक पार्ट है, शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी कि स्पर्श विभव। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप सर्दियों के मौसम में सोफे पे बैठते हैं तो सोफे पे बैठने के बाद जब आप उठते हो तो देखते हो कि एक चिंगारी सा थोड़ा सा झलक देखने को मिलता होगा आपको, चर चर की आवाज़ आती है।
ठीक है। जब जैसे ही आप सोफे पे कुछ टाइम बैठो, आधा घंटा 1 घंटा बैठने के बाद आप सोफे से उठोगे तो उठने के बाद सर्दियों के मौसम में खासकर ये एक चर चर की आवाज़ आती है। तो ये क्या है, ये एक धारा है, ये एक आवेश होता है, ठीक है ना, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्पर्श विभव इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है, 39 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। अब इसका जवाब तो आप ही लोग देंगे, क्योंकि मैंने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि परमाणुओं की संख्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों एक बराबर होते हैं और ये वैद्युतिक रूप से उदासीन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतने ही प्रोटॉन की भी संख्या होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 39 होगी। ये बिल्कुल सब फालतू में लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन बनाने के लिए इसको घुसेड़ा गया है, 20, 10, 48, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन रहा हमारा, इंडक्शन द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय होता है। इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप? इंडक्शन यानी कि प्रेरण। इंडक्शन का मतलब होता है बिना स्पर्श किए। ये जो हमारा आवेश होता है ना, ये आवेश 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा घर्षण, और दूसरा होता है चालन, तीसरा प्रेरण, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप, ये जो प्रेरण और चालन होता है ये संपर्क करने के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? संपर्क करने के कारण। लेकिन ये जो प्रेरण है ना, ये प्रेरण उत्पन्न होता है बिना संपर्क के कारण, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल सुनिए आप कि घर्षण, चालन और प्रेरणा होता क्या है। घर्षण, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आप जब बालों पे पेन ऐसे डालते हैं, पेन डालने के बाद इस पेन को ज़मीनी सतह के पास ले जाते हैं तो छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कागज़ के हल्के कण, कागज़ के टुकड़े इस पेन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये किसका उदाहरण है? ये एक घर्षण का उदाहरण है, ठीक है। ये संपर्क के कारण आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। और इसी तरह चालन, चालन का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 2 तार है, एक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है और दूसरे तार में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जिस तार में धारा का प्रवाह हो रहा है उस तार को बिना धारा प्रवाहित होने वाले तार के संपर्क में ले जाएंगे तो उसमें भी धारा का प्रवाह होने लगता है। यानी कि यहाँ पे संपर्क होने के कारण आवेश ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और चालन में संपर्क होने के कारण आवेश का ट्रांसफर हो रहा है, इसी तरह घर्षण में भी संपर्क होने के कारण आवेश का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इंडक्शन में बिना संपर्क किए ही आवेश का ट्रांसफर होता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में देखते हैं, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है आपस में, ठीक है, कोई भी कनेक्शन नहीं होता। हम सप्लाई किसको देते हैं? हम सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को देते हैं, एसी की सप्लाई। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में भी चली जाती है सप्लाई। कैसे? इंडक्शन की वजह से। बिना संपर्क किए ही आवेश का ट्रांसफर इंडक्शन कहलाता है। और हमसे पूछा क्या है, इंडक्शन द्वारा आवेशित निकाय होता है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आंशिक आवेश प्राप्त करता है, पूरा आवेश खो देता है, कोई आवेश नहीं खोता। बिल्कुल यहाँ पे बिना आवेश को खोए हुए ही आवेश का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। चलिए 24 बल विभव रेखा सदैव पर आरंभ होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताइएगा इसका जवाब क्या होगा, इसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पे पूछा किसके बारे में? विद्युत के बारे में। विद्युत को मैंने क्या बताया था, विद्युत ही हमारा होता है धारा। इसका प्रवाह हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है। यानी कि हमारे पास
एक वायर है, ठीक है, ये बाईपोलर है, एक पोल है प्लस का और दूसरा है माइनस का। यहाँ पे धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की तरफ, तो धारा किधर प्रवाह होगा, प्लस से माइनस की तरफ ही ना प्रवाह होगा, यानी कि प्लस से उत्पन्न हो रहा है माइनस में जाके समाप्त हो जा रहा है, प्लस से उत्पन्न हो रहा है और माइनस में जाके समाप्त हो रहा है। तो आरंभ के बारे में पूछा है कि धारा आरंभ कहाँ होती है, तो धारा आरंभ कहाँ होती है बताइए, धन आवेश और सामान्यतः अनंत तक जाती है, नहीं ये गलत है, धन आवेश तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल धन आवेश में उत्पन्न होती है और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है, ठीक है। बस एक छोटा सा आपसे आपको ये चेक कर रहा था कि आपसे ये चीज़ आता है या नहीं आता। टेक्निकल हेल्पर वाले, ये जो टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम होता है ना, ये थोड़ा टिपिकल होता है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन को जो लेवल होता है ना वो थोड़ा टफ होता है, हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और आप कभी लोको पायलट में देखने के लिए नहीं पाएंगे, नहीं एनसीएल के एग्ज़ाम में देखने को पाएंगे, ना ही मध्य प्रदेश लाइनमैन। ये टेक्निकल हेल्पर वाले कुछ इनका क्वेश्चन का लेवल ही हाई लेवल का होता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ये समझिए, अब आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग। वैद्युत आवेश में यस आई इकाई क्या होती है बताइए। तो वैद्युत आवेश में यस, जब बात होती है यस आई इकाई की, तो यस आई इकाई होता है हमारा कूलाम। यदि आपसे पूछे सीजीएस में, तो सीजीएस में होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक इसका और मात्रक होता है फैराडे। देखिए फैराड अलग होता है, फैराडे अलग होता है, तो इसका कितना होता है 96,500 कूलाम। अब कूलाम और ईएसयू के बारे में थोड़ा संबंध देख लेते हैं। कूलाम और ईएसयू क्या होता है, एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ईएसयू, और एक ईएसयू बराबर होता है हमारा 3 × 10⁻−10 कूलाम। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए, जो आपको इच्छा, जो आपको सूटेबल लगे वो चीज़ कर लीजिए। देखिए भाइयों, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ना जिन्हें नोट करना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये ध्यान से माइंड से ये खिसक जाते हैं, माइंड से कब डिलीट हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए भाइयों, आज हम यहीं तक सवाल सॉल्व करेंगे, और बाकी के सवाल देखिए, स्थिर वैद्युतिकी एवं चार्ज से ना टोटल 100+ क्वेश्चन है। तो हम इन क्वेश्चनों को, मैंने आपको बताया था कि हम थोड़े कम ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सॉलिड तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, कूलाम का तो बता ही दिया, रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, प्रतिरोध, और ये किसकी इकाई होती है, धारा की, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज तक का हमारा और आपका साथ यहीं तक का है, और कल फिर से हमारी यही, कल सुबह 7 बजे हमारी फिर से मुलाकात होगी, और तब तक के लिए राम राम, थैंक यू, ओके।